कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है और अगाथा 616 नामक एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है। इससे बचने के लिए पूरी दुनिया की मिलिट्री उस पर केमिकल मिसाइल्स से हमला करती है। इससे एस्ट्रॉयड का खतरा तो टल जाता है, लेकिन मिसाइल्स के केमिकल्स हवा में फैल जाते हैं और इसकी वजह से चींटियां, छिपकली, मगरमच्छ, कॉकरोच जैसे कई जानवरों और कीड़ों में म्यूटेशन हो जाता है। वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की 95% जनसंख्या खत्म हो जाती है। मिलिट्री और बहुत बड़े मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को खत्म कर दिया था और जितने इंसान बचे थे वो अंडरग्राउंड गुफाओं और बंकर्स में रहने लगे, जिन्हें कॉलोनी कहा जाता है। मॉन्स्टर्स के म्यूटेशन के कुछ समय पहले हम एक लड़के जोएल डॉसन को उसकी गर्लफ्रेंड एमी के साथ एक कार में देखते हैं। जोएल को ड्राइंग करना बहुत पसंद है और वो एमी से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन तभी इमरजेंसी का सायरन बजता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। यहां उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जोएल एमी से कहता है, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। जोएल अब एक बंकर में रहता है जहां वो खाना बनाने और एक गाय की देखभाल करने का काम करता है। जोएल के अलावा वहां और भी कई लोग रहते थे जो उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जोएल के माता पिता उस हादसे में गुजर चुके थे और एमी भी उससे अलग हो चुकी थी। वहां सभी लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, सिवाय जोएल के, जिसकी वजह से उसे वहां अकेलापन महसूस होता था। बंकर में आए दिन बहुत बड़ी चींटियां घुस जाया करती थीं, जिन्हें मारने के लिए वो लोग अपने खुद से बनाए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। ऐसे ही एक बार एक विशाल चींटी वहां घुस आती है और उसे मारने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जोएल को अपने साथ नहीं ले जाते, क्योंकि वो डर की वजह से एक जगह जम जाता है। ये उसके माता पिता वाले हादसे की वजह से हुआ था। उन लोगों में से एक को चींटी मार देती है। जोएल उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ जाता है, लेकिन चींटी को देखकर वह बहुत डर जाता है और फिर से जम जाता है। हालांकि बाकी लोग आकर उसे बचा लेते हैं और चींटी को मार गिराते हैं। बाद में जानकारी के लिए जोएल उस चींटी की ड्राइंग अपनी नोटबुक में बना लेता है। इसके बाद वो रेडियो पर एमी को ढूंढने लगता है। 90 कॉलोनियों में ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एमी मिल जाती है, लेकिन उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाती। अब जोएल को पता चल चुका था कि एमी कहाँ है, इसलिए वो उसके पास जाना चाहता है। वो अपने साथियों से पूछता है कि वहां जाने में कितना समय लगेगा। वो लोग उसे समझाते हैं कि मत जाओ। एक ट्रेन्ड मिलिट्री ऑफिसर भी जमीन पर 50 मील तक बड़ी मुश्किल से टिक पाता है और तुम तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे, क्योंकि एमी की कॉलोनी उससे 85 मील दूर थी और वहां पहुंचने में 7 दिन का समय लग जाता। बाहर हर चीज उसे मारने के लिए तैयार होगी, लेकिन जोएल फिर भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथ एक बंद रेडियो और हथियार भी ले लेता है। वो लोग जोएल को एक नक्शा देते हैं। बाहर निकलने के बाद वो उस नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ता है। अभी तक जोएल को कोई खतरा नहीं दिखा था। चलते चलते वो एक घर के पास पहुंचता है। उस घर के अंदर जाकर जैसे ही वो फ्रिज खोलता है तो किसी जानवर को देखकर घबराकर बाहर भाग आता है। लेकिन यहां भी स्विमिंग पूल के अंदर से 2 आंखें बाहर आती हैं। जोएल कुछ समझ पाता इससे पहले पूल से एक विशालकाय मेंढक बाहर निकलता है। डर की वजह से जोएल एक जगह जम जाता है और मेंढक उस पर अपनी जीभ से हमला करता है, लेकिन तभी एक कुत्ता आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो कुत्ता जोएल को अपनी वैन में ले आता है जहां वो और उसका मालिक रहते थे, लेकिन कुत्ते के मालिक की भी मौत हो चुकी थी और वो कुत्ता अब अकेला रहता था, जिसका नाम बॉय था। बॉय बहुत समझदार था और जोएल की हर बात समझ रहा था। जोएल ये सब अपनी डायरी में नोट करता है। वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद वो वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन अब बॉय भी उसके साथ जाना चाहता था, तो जोएल भी मान जाता है और वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। चलते हुए रास्ते में जोएल को लाल रंग की कुछ बेरीज दिखती हैं और वो उन्हें तोड़कर खाने वाला होता है, लेकिन बॉय उसे रोक देता है तो जोएल वो बेरीज नहीं खाता। रास्ते में चलते चलते जोएल एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में बहुत सारे होल बने हुए थे। वो उन होल्स को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उन होल्स में से भयानक कीड़े बाहर आने लगते हैं, जिन्हें सैंड गोबलर कहा जाता है। तभी एक आदमी और एक बच्ची उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकते हैं और जोएल उस रस्सी से बाहर निकल आता है। वो दोनों जोएल से पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आया। जोएल उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है तो वो लोग कहते हैं कि वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो वो उनके साथ चल सकता है।
बॉय और जोएल उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस आदमी का नाम क्लाइड होता है, जिसके बेटे को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, और बच्ची का नाम मिनो होता है, जिसके पिता ने क्लाइड के बेटे को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। इसी वजह से क्लाइड ने मिनो को गोद ले लिया और उसे सरवाइव करना सिखाया। वो लोग उत्तर की तरफ पहाड़ों पर जा रहे थे, जहां ठंड और ऊंचाई की वजह से बहुत कम मॉन्स्टर्स आते हैं। क्लाइड और मिनो जोएल को तीर चलाना सिखाते हैं, लेकिन जोएल को निशाना लगाना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वे लोग उसे वो सब सिखाते हैं जो वहां जिंदा रहने के लिए जरूरी था। जोएल कई दिन उनके साथ बिताता है और पूरी तरह से एक सर्वाइवर बन चुका था, लेकिन अब उन्हें अलग होना था। क्लाइड जोएल को एक हैंड ग्रेनेड देता है और कहता है, तुम हमारे साथ पहाड़ों पर चल सकते हो। लेकिन जोएल को अभी एमी को ढूंढना था, इसलिए वो और बॉय उन्हें अलविदा कहकर अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। चलते चलते अब शाम हो चुकी थी। तभी बॉय अचानक भौंकने लगता है और एक बड़े खिलौने के नीचे छिप जाता है। जोएल के नीचे की जमीन में कुछ हलचल होती है और वहां से एक जायंट सेंटीपीड बाहर निकलता है। जोएल कुछ कर पाता इससे पहले सेंटीपीड उसे दूर फेंक देता है, क्योंकि वो सिर्फ बॉय को खाना चाहता था। सेंटीपीड बॉय पर हमला करने ही वाला था। तभी जोएल को ख्याल आता है कि वो अपने माता पिता को मॉन्स्टर्स के हमले से नहीं बचा पाया था, लेकिन बॉय को जरूर बचाएगा। जोएल तीर चलाता है, जिससे सेंटीपीड उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर जोएल पूरी ताकत से उसके सिर पर हमला करता है, जिससे सेंटीपीड वहीं मर जाता है और बॉय की जान बच जाती है। वो दोनों रात को बारिश से बचने के लिए एक घर के पास पहुंचते हैं। वहां जोएल को एक मेविस नाम का एआई रोबोट मिलता है, जो अभी भी चालू था। ये रोबोट इंसानों की तरह बात कर सकता था, लेकिन उसके पास सिर्फ 1 घंटे का पावर बचा था। जोएल मेविस को एमी के बारे में बताता है। मेविस कहता है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके जोएल के रेडियो को चालू कर सकता है। जोएल रेडियो चालू करता है और एमी से संपर्क करता है। वो बताता है कि वो अब सिर्फ 9 मील दूर है और जल्द ही पहुंच जाएगा। एमी यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाती, क्योंकि मेविस का पावर खत्म होने वाला होता है। मेविस के कहने पर जोएल उसे बाहर ले जाता है, जहां वो लोग स्काई जेलीफिश को देखते हैं। थोड़ी देर बाद मेविस की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर सुबह होते ही जोएल और बॉय वहां से आगे बढ़ते हैं, जहां एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें सैंड गॉबलर्स का एक बड़ा गड्ढा दिखता है, जो उस गड्ढे से बहुत बड़ा था, जिसमें जोएल पहले गिर चुका था। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैंड गॉबलर्स की रानी उन्हें ढूंढ लेती है, जो आकार में बेहद विशाल थी। जोएल उसका ध्यान भटकाने के लिए एक खिलौना दूसरी तरफ फेंकता है और तेजी से भागने लगता है। इसी दौरान जोएल अपना बैग गिरा देता है, जिसमें बॉय के मरे हुए मालिक की ड्रेस रखी हुई थी। वो दोनों एक पेड़ के तने के पीछे छिप जाते हैं, जिससे वो सैंड गॉबलर उन्हें ढूंढ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। लेकिन बॉय के मालिक की ड्रेस पानी में चली जाती है। उसे लेने के लिए बॉय पानी में कूद जाता है। तभी वो विशाल मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ लौटने लगता है। जोएल तुरंत अपना हैंड ग्रेनेड निकालता है, जो क्लाइड ने उसे दिया था। जैसे ही मॉन्स्टर बाहर आता है, जोएल ग्रेनेड की पिन निकालकर उसे मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है। ग्रेनेड फटने से मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं और जोएल खुश होकर पानी से बाहर आता है। पानी से बाहर निकलते ही जोएल के शरीर पर कई लीद चिपक जाती हैं, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से हटाता है। लेकिन इसके बाद वो बॉय को इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और उसे डांटने लगता है। इससे बॉय नाराज होकर वहां से भाग जाता है। अब जोएल पूरी तरह अकेला रह जाता है। लीच के काटने की वजह से जोएल को चक्कर आने लगते हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार उसे एमी मिल जाती है और एमी उसे अपनी कॉलोनी में ले आती है। जोएल बेहोश होने के बाद एमी के बंकर में जागता है और एमी उसे देखकर खुश होती है। वो जोएल को बताती है कि उनकी कॉलोनी के सारे लोग कुछ ही दिनों में वहां से दूसरी जगह जाने वाले हैं, क्योंकि एक सर्वाइवर ग्रुप ने बताया है कि वहां मॉन्स्टर्स का खतरा बहुत बढ़ चुका है। ये सर्वाइवर ग्रुप उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाने वाला था। जोएल बंकर से बाहर आकर देखता है कि उनका बंकर समुद्र के किनारे था, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। वहां रहने के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद थीं। एमी उसे डैना, रॉको और कैप से मिलवाती है, जो वही सर्वाइवर ग्रुप था जो उन्हें वहां से ले जाएगा। उनका लीडर कैप है और वो लोग एक यॉट पर वहां आए थे। कैप जोएल के लिए रात को एक बियर पार्टी रखता है। बाद में जोएल एमी से अकेले में मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो अब भी जोएल को पसंद करती है।
एमी बताती है कि इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है और वो किसी और लड़के से प्यार करती थी जिसकी 1 साल पहले मौत हो चुकी है। ये सुनकर जोएल का दिल टूट जाता है और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कहता है कि उसे रेडियो पर यह बात कर लेनी चाहिए थी और इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए था, लेकिन समझदारी दिखाते हुए वो खुद को संभाल लेता है। रात को पार्टी में सब लोग बियर पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी कैप उन्हें समझाता है कि उन्हें वहां से निकलने की क्या योजना बनानी है। जोएल उन्हें एक दूसरा आइडिया बताता है कि अगर वो सतह पर 7 दिन बिता सकता है तो कोई भी बिता सकता है और उन्हें जमीन पर रहने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन वो अपनी बात सही से समझा नहीं पाता और सभी उसकी बात मानने के बजाय कैप के प्लान पर भरोसा करते हैं। जोएल फिर से अकेला महसूस करता है और अपनी कॉलोनी वापस जाना चाहता है। वह अपना मैप खोलता है और देखता है कि उसकी कॉलोनी के लोगों ने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थीं। ये देखकर वो भावुक हो जाता है और रेडियो पर उनसे संपर्क करता है। वो बताता है कि वो ठीक है और उसने सफर के दौरान कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारा और उसे एक डॉग भी मिला। ये सुनकर उसकी कॉलोनी के लोग बहुत खुश होते हैं। सामने से वो लोग कहते हैं कि उनकी कॉलोनी अब रहने लायक नहीं रही थी क्योंकि वहां बार बार विशाल चींटियां घुस आ रही थी। इस वजह से जोएल को उनकी चिंता होने लगती है और वो उन्हें बचाने जाने लगता है। तभी उसे वो बैरीज दिखती हैं जो कैप सभी को खिला रहा था। जोएल को याद आता है कि जंगल में बॉय ने उसे ये बैरीज खाने से रोका था। वो समझ जाता है कि कैप के इरादे सही नहीं हैं। जोएल सबको ये बताने बाहर जाता है, लेकिन तब तक सभी लोग बहुत बुरे नशे की हालत में होते हैं। वो अपनी बात ठीक से समझा पाता इससे पहले डैना उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब सभी लोग जागते हैं तो खुद को बंधा हुआ और कैप के कब्जे में पाते हैं। कैप कहता है कि वो लोग अब तक इसी तरह की कई कॉलोनियों का राशन और खाने का सामान चुरा चुके हैं और अब उनके साथ भी वही करने वाले हैं। कैप उन्हें मारने के लिए उन पर एक विशाल केकड़ा छोड़ देता है, लेकिन तभी एमी खुद को छुड़ा लेती है और जोएल को भी आजाद कर देती है। एमी रॉको के हमलों से बचते हुए उसे मार गिराती है। इस बीच जोएल लोहे के हथियार से उस केकड़े का सामना करता है। जैसे ही जोएल उस पर वार करने वाला होता है, कैप उसे एक मशीन से शॉक देता है, जिससे जोएल हवा में फेंक दिया जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ एमी डैना से मुकाबला कर रही होती है, जिस वजह से वो जोएल की मदद नहीं कर पाती। केकड़ा हर चीज को तहस नहस कर रहा था और जैसे ही वो जोएल की तरफ बढ़ता है, तभी बॉय उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। केकड़ा बॉय को देखकर पीछे हटने लगता है। कैप डैना से कहता है कि उस कुत्ते पर कैनन से हमला करो, लेकिन एमी उसका निशाना बदल देती है और वो कैनन केकड़े को लग जाता है। एमी डैना के हाथ से कैनन छीनकर उसे मारने लगती है, लेकिन तभी कैप पीछे से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। हालांकि केकड़ा अब भी जिंदा था। कैप और उसके साथी खाना चुराकर वहां से भागने लगते हैं। जोएल बॉय को एमी को होश में लाने के लिए भेजता है और खुद केकड़े का सामना करता है। उसे पता था कि अगर वो केकड़े के मुंह के अंदर हमला करेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन केकड़ा उसे पकड़ लेता है। तभी बॉय एमी को होश में ले आता है और वो डैना की कैनन लेकर जोएल को देती है। जोएल उसे मारने ही वाला था, लेकिन फिर उसे उस मॉन्स्टर पर दया आ जाती है क्योंकि कैप उसे शॉक देकर कंट्रोल कर रहा था। सभी लोग उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जोएल उसे मारने के बजाय उसकी शॉक देने वाली चेन पर हमला करता है। इससे कैप का उस केकड़े पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। बदले में केकड़ा भी उन्हें छोड़ देता है और कैप और उसके साथियों की यॉट की ओर बढ़ता है। वो एक एक कर उन तीनों को खा जाता है और उनकी यॉट को भी नष्ट कर देता है। इस तरह उनकी जीत होती है। इसके बाद जोएल को अपनी कॉलोनी के लोगों को बचाने जाना था, इसलिए वो एमी को अपनी ड्राइंग की किताब गिफ्ट करता है जिसमें मॉन्स्टर्स की जानकारी थी। एमी उससे कहती है कि वो एक दिन उसे जरूर ढूंढ लेगी, जैसा जोएल ने शुरुआत में उससे कहा था। फिर जोएल और बॉय वहां से अलविदा कहकर निकल जाते हैं। 7 दिन बाद वो अपनी कॉलोनी पहुंचता है और सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहां वो रेडियो पर सभी सर्वाइवर्स को अपनी कहानी बताता है कि वो जमीन पर इतने दिन कैसे रहा और सभी को बंकर से बाहर आकर अपनी जिंदगी खुलकर जीने की सलाह देता है। इस बार वो सभी को सही तरीके से समझाने में कामयाब रहता है और लोग अब बंकर से बाहर आने लगते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। जोएल अपने साथियों के साथ पहाड़ों की ओर निकलता है जहां क्लाइड और मिनो गए हैं। इसके साथ ही एमी की कॉलोनी भी जमीन पर एक नई शुरुआत करने निकलती है। जोएल एक सर्वाइवल गाइड तैयार करता है जिसमें मॉन्स्टर्स से लड़ने और बचने की जानकारी होती है।
पहाड़ों पर क्लाइड और मिनो रेडियो पर जोएल को सुनते हैं। क्लाइड कहता है कि वो ऐसा जरूर कर दिखाएंगे। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। मूवी का अभी तक कोई दूसरा पार्ट नहीं बना है, लेकिन अगर आता है तो जरूर वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब इस मूवी के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिल्म में दिखाए गए मॉन्स्टर्स असल जिंदगी के जानवरों और कीड़ों से इंस्पायर्ड हैं, जिनमें काल्पनिक बदलाव करके उन्हें बड़ा और डरावना बनाया गया। फैक्ट नंबर 2, फिल्म की शूटिंग क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वहां के हरे भरे जंगल और खूबसूरत लोकेशन ने इस फिल्म के पोस्ट एपोकैलिप्टिक लुक को खास बना दिया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म बनाने का विचार 2012 में शुरू हुआ था और इसे स्क्रीन पर लाने में लगभग 7 साल लगे। पहले इसे मॉन्स्टर प्रॉब्लम्स नाम दिया गया था और इसके स्क्रिप्ट को कई बार फिर से लिखा गया ताकि एडवेंचर, रोमांस और ह्यूमर का बेहतरीन संतुलन मिल सके। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के हर मॉन्स्टर का एक कहानी से जुड़ा इतिहास है। उदाहरण के लिए जो विशाल मेंढक फिल्म में दिखता है, वह केन मेंढक का एक संस्करण है जो ऑस्ट्रेलिया की एक प्रजाति है जहां फिल्म की शूटिंग की गई थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के ओपन एंडेड अंत और उसकी पॉपुलैरिटी के चलते फैंस सीक्वल की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई न्यूज़ नहीं आई है।